Okay. So this is your example. Suresh furnishes the following particulars of his income earned during the previous year. Yeah, previous relevant year to the assessment year 21-22. ठीक है, सुरेश है, इनकम दिया हुआ है उसका, असेसमेंट ईयर 21-22 है। दैट मीन्स कि तुम्हारा प्रीवियस ईयर जो है वो हुआ 2021, यानी कि अपना पिछला साल, और ये कुछ उसके पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई वो प्रीवियस ईयर में अगर किस टाइप का एसएससी होता, ये हम अभी समझ रहे हैं कि अगर वो रेसिडेंट होता और ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता तो उसके लिए इनकम टैक्स जो इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। अगर वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता तो उसके लिए इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, और अगर नॉन रेसिडेंट होता तो उसके लिए इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने सेम चीज जो है वो फॉर्मेट इस तरीके से कुछ तुम्हारा बनेगा। तुम्हारा असेसमेंट ईयर जो है वो है 21-22। क्यों? क्योंकि अपना प्रीवियस ईयर जो है वो क्या है, 2021। ठीक है, यानी अब भी हम जो है वो असेस करेंगे, फाइंड आउट करेंगे या चेक करेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर में उसके लिए इनकम टैक्सेबल था या नहीं था। तो सबसे पहला जो है वो है इंटरेस्ट ऑन जीके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 1/6 इज रिसीव्ड इन इंडिया। यानी जीके डेवलपमेंट बॉन्ड जो है वो इंडियन बॉन्ड्स नहीं है, बाहर के बॉन्ड्स है, बट उसका 1/6 पोर्शन जो है वो इंडिया में रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे हमें रूल्स याद करने हैं। रूल्स में अगर हम देखें यहाँ पे तो अभी ये जो रूल है अपना कि भाई इनकम है तुम्हारा, अक्रू बाहर हुआ है, रिसीव भी बाहर हुआ है। ठीक है, तो क्या रूल आएगा, और अगर ये वाला रूल यानी अक्रू भी बाहर हुआ है और रिसीव भी बाहर हुआ है तो इन दोनों कैटेगरी के लिए क्या हो जाता है, नॉन टैक्सेबल हो जाता है। बट अक्रू बाहर होता है और रिसीव इंडिया में हो रहा है तो ये पहला रूल तीनों के लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। यानी रेसिडेंट के लिए तो ये टैक्सेबल ही है, चाहे इंडिया में रिसीव हो और सॉरी बाहर रिसीव हो, या इंडिया में अक्रू हो या बाहर रिसीव हो। कोई भी कैटेगरी में ऐसा है कि इंडिया में रिसीव भी नहीं हुआ, अक्रू भी नहीं हुआ, तो भी रेसिडेंट और ओआर जो है यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके लिए तो ये हमेशा ही क्या रहता है, ये हमेशा ही टैक्सेबल रहता है। बट बाकी की जो कैटेगरी है उनके लिए तब भी टैक्सेबल है अगर उसने रिसीव इंडिया में किया है या तो जनरेट इंडिया में हुआ है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इसने क्या बोला है कि इंटरेस्ट है वो रिसीव हुआ है। कितना है अपना इंटरेस्ट, तो 27,000। बट उसका 1/6 जो है वो इंडिया में ही रिसीव हुआ है। अगर 27,000 का 1/6 हम निकालते हैं तो इट कम्स 4,500। यानी रिसीव जो इंडिया में हुआ है वो तो सबके ही लिए क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। तो ये तीनों ही कैटेगरी में 4,500 जो है वो क्या हो गया, अपना इंडिया में रिसीव हुआ है। इसलिए तीनों में ही ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई हाँ तीनों के लिए ये टैक्सेबल है। बट 22,500 ऐसा है कि यहाँ पे वो इंडिया में रिसीव नहीं हुआ। क्यों? यहाँ पे बोला नहीं है, बट 1/6 इंडिया में रिसीव हुआ है, यानी बाहर हुआ होगा बाकी का अमाउंट रिसीव। तो 22,500 यानी 27,000 में से अगर ये अमाउंट चली गई तो जो 22,500 बचते हैं वो बाहर ही रिसीव हुए हैं। यानी अक्रू भी बाहर हुआ, रिसीव भी बाहर हुआ, तो ये दोनों कैटेगरी के लिए वो जो बाकी की अमाउंट है उस पे टैक्स नहीं लगेगा। बट क्योंकि ये आरओआर है तो उसको तो कुछ भी हो जाए टैक्स इंडिया में भरना ही है। तो इसके लिए पूरे 27,000 यानी 4,500 पे भी, और बाकी की जो 22,500 है 22,500 है उस पे भी इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बर्मा रिसीव्ड देयर बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। सी, यहाँ पे हमें कंफ्यूज करने के लिए रेमिट वाला वर्ड यूज किया है। तो पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। इनकम जो है एग्रीकल्चरल इनकम है, बर्मा है, कंट्री है, वहां पे रिसीव हुआ, इनकम भी वहां पे ही जनरेट हुआ, बट इंडिया में लेके आए लेटर, यानी यहाँ पे लेके आए। बट ऐसा नहीं बोला है कि प्रीवियस ईयर का नहीं था, उसके पहले का था।
ठीक है, हो सकता है प्रीवियस ईयर का ही हो और यहाँ पे रेमिट करके आए हो। तो यहाँ पे हम अगेन रूल पढ़ लेते हैं। रेमिट वाला रूल ये अपना लास्ट वाला है। इनकम विच अक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द ईयर प्रिसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। पर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि ये प्रिसीडिंग टू प्रीवियस ईयर का था, बस ऐसा बोला है कि रिसीव हुआ और बाद में इंडिया में लेके आए। इसका मतलब कल रिसीव हुआ और आज भी लेके आ सकते हो, उसको भी लेटर ही बोलते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ये इनकम प्रिसीडिंग टू प्रीवियस ईयर का है। तो यहाँ पे सेम ये वाला रूल, फोर्थ वाला रूल एप्लीकेबल हो जाएगा कि इनकम जो है वो अक्रू और अराइज इंडिया में हुआ नहीं है, या सॉरी इंडिया के बाहर हुआ है, और रिसीव भी बाहर हुआ है। तो अगर इनकम बाहर ही रिसीव हुआ, बाहर ही अक्रू हुआ, तो आरओआर के लिए ये क्या हो गया, टैक्सेबल। बाकी दो कैटेगरी के लिए ये नॉन टैक्सेबल। तो यहाँ पे सिर्फ वर्ड रेमिट इंपॉर्टेंट नहीं है, रेमिट के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर का होना जरूरी है। क्योंकि अपने क्वेश्चन में प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर नहीं लिखा है, सिर्फ रेमिट लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये इसी साल का है और इसी साल में लेके आया है। तो ये कैटेगरी में अपना आरओआर के लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बट बाकी दो कैटेगरी के लिए क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। Then third point we have is interest from property in UK received in India। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि कहीं की प्रॉपर्टी है, यानी कि कहीं प्रॉपर्टी तुमने यूज करने के लिए दिया है, यहाँ पे इंटरेस्ट के बदले रेंट वर्ड भी हो सकता है। तो उस पे तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है या कोई भी इनकम जनरेट हो रहा है उस पे, यूके में जनरेट हुआ है क्योंकि प्रॉपर्टी यूके में है, तो ऑब्वियस सी चीज है वहां पे ही जनरेट हुआ होगा। बट रिसीव इंडिया में हुआ है, तो अपना गोल्डन रूल, कहीं पे भी अक्रू हो, इंडिया में रिसीव हो, या इंडिया में अक्रू हो और कहीं पे भी रिसीव हो, तीनों के लिए टैक्सेबल। तो यहाँ पे 2,30,000 जो है वो तीनों के ही लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है तुम्हारा इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जापान विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम मुंबई। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ₹7,75,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे अपना रूल्स पढ़ लेते हैं हम कंट्रोल वाला। देखो, इनकम विच अक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, यानी कि अक्रू होता है बाहर, ठीक है, रिसीव जो होता है वो भी बाहर ही हो रहा है, बट बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आरओआर एंड आरएनओआर दोनों के लिए टैक्सेबल, बट एनआर को इससे कोई लेन देन नहीं है, तो उसके लिए नॉन टैक्सेबल। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे वापस। यहाँ पे उसने हमें क्या बोला कि जापान में ही बिजनेस है, ठीक है, इनकम अर्न भी वहां पे ही हुआ और रिसीव भी वहां पे ही हुआ है। ठीक है, कितना रिसीव हुआ हम बाद में देखते हैं। तो जापान में बिजनेस है बट कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, मुंबई से। तो ऑब्वियस सी चीज है कि पूरे के पूरे 11,75,000 यानी कि 11,75,000 पहली दो कैटेगरी के लिए तो क्या हो गया, टैक्सेबल, क्योंकि कंट्रोल मुंबई से हो रहा है, मुंबई इंडिया में है, राइट। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अगर बाइफरकेट नहीं भी करे, यहाँ पे उसने ऐसा बाइफर्केशन दिया है, हम नहीं भी करें तो यहाँ पे 11,75,000 दोनों के लिए ही क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। फिर एक पॉइंट है कि ₹7,75,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया, कि भाई 7,75,000 जो है वो इंडिया में रिसीव हुए हैं। तो फिर वापस यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, इंडिया में कुछ भी रिसीव हो तो सबके लिए टैक्सेबल। तो 7,75,000 एनआर को भी टैक्सेबल है, बट हाँ उसके लिए बाकी के 4 लाख जो है वो टैक्सेबल नहीं है, जो इन लोगों के लिए टैक्सेबल है। तो सिंपल 7,75,000 तीनों के लिए टैक्सेबल, बट बाकी के जो 4 लाख है जो जापान में ही मिले हैं, तो उसको एनआर से कोई लेन देन नहीं है। तो यहाँ पे 4-4 लाख पे ये दोनों टैक्स भरेंगे, ये भाई साहब इस पे टैक्स भरेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल वाला पॉइंट आ जाता है। फिर नेक्स्ट है अपना इंटरेस्ट ऑन एफडी विथ इंडियन कंपनी बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इंडियन कंपनी का है यानी इंडिया में अक्रू हुआ, रिसीव बाहर हुआ। 32,000 तो सबके लिए टैक्सेबल, अपना गोल्डन रूल। ठीक है, तो 32,000 तीनों के लिए ही क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। देन नेक्स्ट वन इज
पास्ट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान ब्रॉट टू इंडिया इन जुलाई 2020, यानी ये अपना रूल जो है वो लास्ट वाला, कि पास्ट यानी प्रीवियस ईयर के पहले का तुम्हारा इनकम जो था, फिर तुम यहाँ पे इंडिया में लेके आए, ठीक है, तो उसको हमें कोई लेन देन नहीं है। तीनों के लिए ये क्या हो गया, नॉन टैक्सेबल, क्योंकि उस साल का है जो साल का अपना हम असेसमेंट कर ही नहीं रहे। तो प्रीवियस ईयर जो है, यानी प्रीवियस टू प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर के, तो प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर के तुम्हारे प्रॉफिट्स तुम इंडिया में लेके आओ, या फिर तुम उसको कुछ भी करो, उसको हमें इंडिया इंडिया में टैक्स भरना नहीं है, तो हमने डैश कर दिया। अमाउंट अब देखने की जरूरत नहीं है, और अगर दिख भी लो तो हमें लिखना नहीं है। सो 1,50,000 डैश डैश डैश। देन प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई एंड मैनेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, 50% ऑफ द प्रॉफिट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। 50,000 हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल वो तुमको सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैनेज यहाँ से हो रहा है, रिसीव आधा वहां पे हुआ। गोल्डन रूल याद रखने का कि अक्रू तो इंडिया में हो गया ना, बिजनेस कहाँ पे है, मुंबई में, यानी अक्रू तो पूरा का पूरा यहाँ हुआ। फिर तुम कहीं से भी मैनेज करो, कहीं पे भी रिसीव करो, क्या फर्क पड़ता है, अपना अक्रू यहाँ पे हुआ है, रिसीव यहाँ पे हुआ, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल। तो तीनों में ही हम 50,000 लिख देंगे। दिस इज ओनली फॉर योर कंफ्यूजन, तुमको मिसगाइड करने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया है। अपनी नजर इतने तक ही होनी चाहिए कि भाई प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई, बस इतना पढ़ लिया, फिर खत्म हो गया। फिर मैनेज वो अफ्रीका से भी करता हो तो हमें फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट है अपना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव्ड इन जापान। अगेन ये सेम चीज, कितनी अमाउंट है, 2,50,000 ही होगा। तो यहाँ पे ये दोनों ही केस में अगर तुम देखो तो सेम ही अमाउंट यहाँ पे हम ले लेंगे। बिजनेस जो है, सॉरी, हाउस प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया में है, यानी अक्रू इंडिया में हो गया। फिर तुम जापान पे रिसीव करो या तुम मंगल पे रिसीव करो, उससे फर्क पड़ता नहीं है। तो 2,50,000 तीनों के लिए ही क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। And the last one is pension from former employer in India but received in Japan. यानी एम्प्लॉयर तुम्हारा इंडियन है, तुम जापान में रिसीव, फॉर्मर यानी पहले का कोई एम्प्लॉयर है, तो उसमें से तुमको पेंशन जनरेट हो रहा है, यानी कि तुम पहले यहाँ पे काम करते थे, फिर उसका पेंशन तो तुमको रिटायरमेंट पे मिला होगा। बट क्योंकि तुम यहाँ पे काम करते थे तो उस टाइम पे तुम्हारी सैलरी यहाँ की थी। पेंशन का हमें पता है कि पेंशन बाद में मिलता है, तो जब मिलता है उस साल में वो टैक्सेबल होता है। तो पेंशन तुमको अभी मिल रहा है, बट एम्प्लॉयर कहाँ का था, इंडिया का था। तो यानी इनकम एक्चुअली तुम्हारी कहाँ की जनरेट हुई, इंडिया की जनरेट हुई। इसलिए क्योंकि यहाँ पे अक्रू हुआ है, रिसीव भले ही तुम कहीं पे भी कर रहे हो, यानी जापान में रिसीव कर रहे हो, बट क्योंकि अक्रू यहाँ पे हुआ था तुम्हारा वो इनकम, तो यहाँ पे 4,82,000 तीनों के लिए। मैं अगेन बोल रही हूँ, पेंशन जो है जब रिसीव होता है तब टैक्सेबल होता है। तो तुमने भले ही कभी भी जॉब किया हो, बट अभी रिसीव हुआ, ठीक है, और अब भी पेंशन यानी रिटायरमेंट टाइम पे तुमको अब मिल रहा है, तो उस पे टैक्स तो भरना पड़ेगा। और टैक्स भरोगे तो देखने का कि एम्प्लॉयर कहाँ का है, जहाँ का है वहां पे अक्रू हुआ वैसा माना जाता है। तो यहाँ पे अपना एग्जाम्पल खत्म हुआ।